हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास का सेशन चल रहा है वह है राजस्थान ज्योग्राफी के जो भौतिक प्रदेश है, उसमें चार जो भौतिक प्रदेश हमने देखे हैं, उनमें से जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी दो पार्ट के अंदर हमने इसकी जो सामान्य जानकारी है वो हमारी कंप्लीट हुई है। इसके बाद में अब देखेंगे कि जो संवर्षा रेखा हमने देखी थी 50 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वो राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, एक तो अर्ध शुष्क, एक शुष्क। शुष्क का मतलब होता है पूर्णतः शुष्कता, जहां पे सर्वाधिक बालू के मरुस्थल वगैरह पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क के मतलब ना ही तो शुष्क और ना ही आर्द्र, दोनों के बीच का अर्ध शुष्क का क्षेत्र आता है। तो ये दो तीन संवर्षा रेखाएं थी, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, पूरी जो सीमा है वो तो निर्धारित करती है कितनी सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती निर्धारित करती है 25 सेंटीमीटर। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में 10 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं कि 0 सेंटीमीटर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है वो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। और 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर निर्धारित है, जिसके अंदर ये राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के अंदर तीन संवर्षा रेखाओं की। संवर्षा रेखाएं, पहली बात करते हैं 50 सेंटीमीटर। ये जो रेखा है अरावली के समानांतर राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। फिर बात करते हैं 25 सेंटीमीटर की। ये जो संवर्षा रेखा है ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। इस 50 सेंटीमीटर की एक विशेषता और देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। कैसे करती है वो भी देखेंगे। 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान के केवल जैसलमेर से गुजरती है। यह हम बात करें राजस्थान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लगभग पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। तीन संवर्षा रेखाएं हुई। अब हमारा जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश चलेगा वो चलेगा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के आधार पर। ठीक है, तो बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, इसके साथ में ये देख लेते हैं जो हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान का जो मानचित्र, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो अरावली है मध्यवर्ती में राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो इसी के समानांतर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा क्या होती है, गुजरती है। बात करें 25 सेंटीमीटर की, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर की, यहाँ से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती है। 10 सेंटीमीटर केवल जैसलमेर से। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका पूर्व तो है इस तरफ और पश्चिम है इस तरफ। तो पश्चिम वाली सीमा की बात करें 10 सेंटीमीटर निर्धारित करती है, और पूर्वी सीमा की बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की तो जो 50 सेंटीमीटर है वह निर्धारित करती है किसकी, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा। ये बात हो गई तीन संवर्षा रेखाओं के आधार पर। अब देखते हैं राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क। यानी कि क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क के आधार पर किस संवर्षा रेखा के आधार पर विभाजित किया गया है। तो 25 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है इसके आधार पर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित
किया गया है। कौन कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है। अब शुष्क के आधार पर और देखेंगे, दो भागों में और विभाजित किया गया है, लेकिन यहां तक के लिए 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है वह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से में? शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर। पच्चीस सेंटीमीटर के संवर्षा रेखा का जो पूर्वी वाला भाग है वो तो है अर्धशुष्क, और पश्चिम वाला भाग है वो कैसा है? शुष्क। राजस्थान के मानचित्र के आधार पर देखते हैं। ये राजस्थान का जो मानचित्र है, यहां से बात करें इधर की हमें अध्ययन करना है इस टॉपिक का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां पर बात करते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा की। ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। इस वाला भाग है ये तो कौन सा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये कौन सा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के आधार पर डिवाइडेशन हो गया। 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा, इसके पूर्वी वाला जो भाग है वो तो अर्धशुष्क, और पश्चिम वाला भाग है कौन सा? शुष्क। शुष्क में देखते हैं दो प्रकार के इसके विभाजन और होंगे, पूर्णतया शुष्क या बालू के स्तूपों से युक्त और बालू के स्तूपों से मुक्त। स्तूपों से युक्त का मतलब होता है मरुस्थलीकरण, और मुक्त का मतलब होता है जहां पे बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो मरुस्थल है वहां का वो चट्टानी प्रकार का मरुस्थल है। तो बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। पच्चीस सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के आधार पर दो भाग की, शुष्क अर्ध शुष्क। अब शुष्क के दो डिवाइडेशन हो गए और, ठीक है। तो शुष्क और शुष्क डिवाइडेशन किसके आधार पर हुआ? 25 सेंटीमीटर संवर्षा की रेखा के आधार पर। पहला करते हैं बालू का स्तूप स्तूपों से युक्त या मरुस्थलीकरण। दूसरा है बालू का स्तूपों से मुक्त। बालू को स्तूपों में बात करते हैं कि शुष्क प्रदेश का लगभग 58.5% हिस्सा जो किसका आता है? बालू का स्तूपों से मुक्त के युक्त के अंदर है, जिसमें मरुस्थल सर्वाधिक पाया जाता है, यानी मरुस्थल सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है 58.5% भाग में मरुस्थलीकरण के। और शेष जो बचा उसमें बालू का स्तूपों से युक्त पाया, सॉरी मुक्त पाया जाता है, जहां बालू का स्तूप नहीं पाया जाते। किस प्रकार का मुक्त पाया जाता है? कठोर चट्टानी, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है लगभग 41.5% भाग पर। ठीक। अब बात करते हैं पहले बालू को स्तूपों से युक्त, यानी बालू के स्तूप सर्वाधिक कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं? तो बालू को स्तूपों से युक्त है, स्तूपों से क्षेत्रफल की बात करते हैं 58.
5%। इसमें दो चीजें देखिए, सर्वाधिक जो महान मरुस्थल की बात करते हैं तो जो महान मरुस्थल क्षेत्र आता है, महान मरुस्थल, इस क्षेत्र में आता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। रेगिस्तान मार्च की बात करते हैं, यानी कि बालू की मिट्टी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरी जगह जाना। तो जो स्थानांतरण होता है वो होता है मार्च से जुलाई तक। ठीक है, यानी कि रेगिस्तान का जो स्थानांतरण पाया जाता है वो पाया जाता है कब से, मार्च से जुलाई तक। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, जो बालू का स्तूप है, उसका मुख्य कारण क्या है? बालू के स्तूपों का मुख्य कारण मिट्टी का अपरदन, अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण। ये तीन प्रकार के तरह पाए जाते हैं जिसके आधार पर मिट्टी का अपरदन होता है, अपक्षय होता है और निक्षेपण होता है, यानी एक स्थान से उड़कर दूसरी जगह जाके आप क्या हो जाना, जम जाना। अब इसमें बात करते हैं कि जो निक्षेप, जो मरुस्थल टीले पाए जाते हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? इनके जो नामकरण, पहले बात है टीले, टीबे, दोहरे। दोहरे मतलब यानी जो मरुस्थल होते हैं उसी को कहा जाता है दोहरे। ठीक है, और इसमें और बात देखिए, इसमें एक नाम और आ जाता है अपना, कौन सा? दरियन। सर्वाधिक टीलों की बात करते हैं या सर्वाधिक टीबों की बात करते हैं, सर्वाधिक दरियन की बात करें, सर्वाधिक पाए जाते हैं कहां पे? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के जो टीले भी, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, सीप, किसी से अनेक प्रकार के हमारे सामने जो टीले देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक पाए जाते हैं कौन से? सभी प्रकार के जो टीले पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जो टीले पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहां पे? जोधपुर में। ठीक है, यानी जैसलमेर में तो पाए जाते हैं सर्वाधिक टीले, और सभी प्रकार के जो टीले कहां पे पाए जाते हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो जैसलमेर है, इसके अंदर एक सम क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक वनस्पति विहीन जो क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक मरुस्थलीकरण है, सर्वाधिक टीले पाए जाते हैं, सर्वाधिक बलुई मृदा पाई जाती है। अब जो सम जैसलमेर है, इस सम जैसलमेर की खास बात है, यहां पर वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें वहां पर जो बड़े बड़े टीले हैं वहां पर वनस्पति विहीन, वनस्पति वहां पे उगती नहीं, वर्षा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो डेजर्ट सफारी के लिए जाना जाता है। डेजर्ट सफारी के लिए, डेजर्ट सफारी के लिए जाना जाता है। कौन सा? सम जैसलमेर। सबसे कम यहाँ पे वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, और यहाँ पे सबसे बड़ी टीले पाए जाने के कारण यहाँ पे डेजर्ट सफारी के लिए क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? सम जैसलमेर का। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर टीले पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य है, बरखान है, तारा है, नेटवर्क है, अर्धचंद्राकार है। इस प्रकार के जो टीले हैं, अवरोधी है, कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं, इनकी संरचना किस किस प्रकार की है? अब मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी स्थलाकृतियां बनती है, स्थलाकृति दो प्रकार की बनती है। एक तो बनती है अपरदन से और एक बनती है निक्षेपण से, यानी कि किसी जगह अगर हवा द्वारा मिट्टी का अपरदन किया जा रहा है तो वहां पर वो स्थलाकृति किस प्रकार की होगी? अपरदन के आधार पर। जहां पे मिट्टी का निक्षेपण किया जा रहा है तो वहां पे जो संरचना होगी किस प्रकार की होगी? निक्षेपण के आधार पे। तो इनमें दो प्रकार की जो बातें होती है, इसमें पहली बात ये देखते हैं तो अपरदन के आधार पर जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है वो कौन कौन सी होती है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझेंगे बल्कि शॉर्ट के आधार पर देखेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्षेत्रों में अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां,
ठीक है। इसमें अपर्दन से निर्मित शिलाकृतियां देखते हैं, इसमें पहले देखते हैं यार्डंग, 2 नंबर पे भूस्तंभ। ठीक है, पहले जो शिलाकृति बन रही कौन सी, यार्डंग प्रकार की, दूसरी बन रही किसकी, भूस्तंभ प्रकार की। तीसरी आती है फिर अपवहन गर्त। अपवहन गर्त यानी अपवहन गर्त क्या है अभी देखेंगे आगे। अपवहन गर्त के बाद में देखते हैं कि जो मशरूम या छत्रक शिला, मशरूम या छत्रक शिला, ठीक है, छत्ती जो अपना छत्ता हो ना उसकी प्रकार की बनती है कौन सी, मशरूम या छत्रक शिला। फिर बात करते हैं इसके अंदर जुगेन या जुजेन, जुगेन। ठीक है, 5 प्रकार की कुछ शिलाकृतियां बनती है इसमें अपर्दन से। फिर निक्षेपण की देखें, जो मरुस्थलीय जो टीले बने हैं वो उसके उदाहरण है अब निक्षेपण की। अब इस यार्डंग में क्या होता है कि एक ही दिशा से हवाएं चलती है, किसी चट्टानी जो क्षेत्र है इसके तरफ एक ही दिशा से जब हवाएं चलती रहेगी, तो मान लीजिए कोई चट्टान है, इसके एक तरफ खड्डा बन जाएगा और एक तरफ का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठा रहेगा, एक तरफ खड्डा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति देखने को मिलती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो वो किसका है, यार्डंग का उदाहरण है। यानी कि जो चट्टान है उसके एक ही तरफ से, यानी हमेशा एक ही दिशा से हवा बह रही है, यानी मान लीजिए इधर से हवा चल रही है, तो यहाँ पर अपर्दन के कारण यहाँ पे गर्तनुमा आकृति बना देती है। यानी जो चट्टानी क्षेत्र इसको भी कुछ काट देती है और यहाँ पे कुछ खड्डे नुमा आकृति बना देती है। तो ये जो आकृति शेष बची है वो शेष किसका उदाहरण है, यार्डंग का। भूस्तंभ की बात करते हैं, भूस्तंभ में क्या होता है कि कोई कठोर जो चट्टानी खंड होता है, मान लीजिए कोई कठोर चट्टानी खंड है, इनके ऊपर क्या होता है, किसी कठोर चट्टान का निर्माण होता है और नीचे जो मुलायम चट्टान है उनको ऊपर जो कठोर चट्टान है उनका संरक्षण मिलने के कारण इनके चारों तरफ की जो मिट्टी है वो अपवन द्वारा क्या हो जाती है, हट जाती है। तो और शेष जो ये स्तंभ के रूप में क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं। यानी कि कोई अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई चट्टान है, यानी ऊपर जो ठोस पदार्थ चट्टाने हैं जिनका अपरदन बहुत कम होता है और नीचे जो उनके नीचे संरक्षण मिलने से जो मुलायम चट्टाने हैं और वो चारों तरफ की जो मिट्टी है वो हट जाने के कारण ये स्तंभ के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो कौन से होते हैं, भूस्तंभ। किसके का उदाहरण है ये, अपरदन के। फिर बात करते हैं अपवहन गर्त। अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, तो कठोर मिट्टी का जो पिंड है, एक ही तरफ से हवाएं चल रही है बार बार, तो इस मिट्टी में क्या करेगी, एक दोनों तरफ एक सीधा क्या बना देगी, यहाँ पे छिद्र बना देगी। यानी एक सीधा छिद्र बनने के कारण ऊपर भी क्या मेहराब की आकृति हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए कोई चट्टान है, इसमें बीचों बीच इधर से हवाएं चल रही है बार बार, तो यहाँ से एक गर्त बना देती है, तो वो गर्त क्या हो जाएगा, अपवहन गर्त। यानी कि जो कठोर जो मिट्टी का जो पिंड है या बात करते हैं जो चट्टान है, इसकी एक ही तरफ से हवाएं चल रही है और बीच के अंदर एक गर्तनुमा आकृति बना देती है। ऊपर यहाँ पे कौन सी रहती है, कठोर चट्टाने, और यहाँ पर भी कठोर चट्टान, बीच में जो मुलायम चट्टान रहती है इसको हवाएं हटा देती है। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी किस प्रकार की बनेगी, अपवहन गर्त के आकार की। इनमें भी एक दिशा से हवा चलेगी। अब बात करते हैं छत्रक की। अगर मान लीजिए कोई बलुई क्षेत्र है, इस पर क्या करेंगे कि इन हमेशा जो अपरदन होता है वह जमीन से या सतह से 6 फीट तक अधिकतम होता है, उसके ऊपर अपरदन क्या होता है, कम होता है। तो मान लीजिए 6 फीट इसकी यहां तक है, तो यहां पर जब हवाएं चारों तरफ से चलेगी, चारों तरफ से जब हवाएं चलेंगी तो यहां तक 6 फीट तक तो क्या होगा, अपरदन अधिक होगा और 6 फीट से ऊपर क्या होगा, अपरदन कम होता है। तो जब अपरदन कम होगा तो इस चट्टानी पदार्थ की यहाँ से धीरे धीरे जब ये जो हवाएं क्या करेगी, अपरदन करती रहेगी और ये जो धीरे लास्ट में जो आकृति इस प्रकार की बन जाएगी। यानी इसको जब दूर से देखेंगे तो ये जो आकृति है इस प्रकार की बन जाएगी, जिसमें ऐसे देखने से दूर से लगता है कि यहाँ पे कोई या तो मशरूम या जो छत्रक शिला है, छत्ते के समान जो आकृति बनती है उसको कहते हैं छत्रक शिला। मशरूम हम देखते हैं कि जो खेतों के अंदर जो कभी बारिश के टाइम में देखते हैं कि जो सफेद सफेद से निकले ऊपर छतरी नुमा रहते हैं, नीचे उनकी एक पतली शिरा पतली एक बात करते हैं, इस मशरूम के आकार धरातल से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको कहते हैं मशरूम या छत्रक।
अब बात करें जुगेन या जुजेन जो है हमारे सामने, क्या है इसमें क्या होता है जुगेन या जुजेन में, इसमें दवा जैसी आकृतियां बनती है। कैसे बनती है? यहां पर क्या होता है कि कठोर चट्टानी खंड पाया जाता है। ठीक है, यहां पर कठोर चट्टानी पाई जाती है। यहाँ पर कटार चट्टानी पाने के कारण इनके जो नीचे वाला जो मुलायम चट्टान है इनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है, और बीच बीच में जो मुलायम चट्टाने रहती है ये हवा के अपर्दन से क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है, या इनका अपर्दन हो जाता है हवा के द्वारा। जब हवा के द्वारा इनका अपर्दन हो जाता है तो ये जो संरचना बनती है किस प्रकार की बनती है, दवाद के आकार की। इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको कहते हैं जूजेन या जुगेन। ये जो आकृतियां थी यार्डंग, भूस्तंभ, अपवन गर्त, मशरूम, छत्रक और जुगेन या जुजेन, इस प्रकार की जो आकृतियां बनती है हवा के अपर्दन से बनती है। अब बात करेंगे मनुष्य जो टीले हैं निक्षेपण के आधार पर बनते हैं, उनकी आकृति किस किस प्रकार की बनती है। ये कुछ मनुष्य जो आकृतियां थी वो अपने इस टॉपिक के अनुसार देखिए तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बुक्स के अंदर दिया हुआ नहीं आता है कि अपर्दन से निर्मित शिलाकृतियां कौन सी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में दे दिया कि पैराबोलिक, या हम कह सकते हैं वहां पर बरखान, या बोलते सीप, और एक में इनका नाम दे दिया यार्डंग। अब यार्डंग आपका नाम सुना हुआ, इनमें से पूछ ले कौन सी अपर्दन से निर्मित शिला करती है, तो यार्डंग। क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर इनका क्वेश्चन पूछेगा तो निम्न में से कौन सी अपर्दन की शिलाकृति, अपर्दन द्वारा निर्मित शिला करती है, जिसके अंदर बात करें अपने जो टीले हैं उनका उदाहरण दे देगा, यानी कि रेखीय, अनुप्रस्थ, या बात अर्धचंद्राकार, तीन ऑप्शन में, और इनमें से किसी भी एक ऑप्शन में डाल देगा भूस्तंभ या छत्रक शिला या यार्डंग या जुगेन या अपवनगर्त, इनमें से किसी का नाम डाल दे तो ये जो शिलाकृति का उदाहरण रहेगा ये रहेगा किसका, अपर्दन का। या तीन इनमें से आ जाए कौन सी शिलाकृति का निर्माण निक्षेपण से हुआ है, तो तीन इसका नाम आ जाए यार्डंग, भूस्तंभ, अपवनगर्त या छत्रक शिला या प्रस्तर जालक, और एक नाम दे देगा किसका, पैराबोलिक का, सीप का, किसी भी आकार का नाम दे देगा, वो किससे होती है, निक्षेपण से, और ये किससे होती है, अपर्दन से। तो ये जो शिलाकृतियां थी वो किसकी थी, मरुस्थलीय अपर्दन से निर्मित शिलाकृतियां। अब देखेंगे मरुस्थल के बाद में इसमें जो अपर्दन से निक्षेपण से जो शिलाकृतियां बनती है वो कौन कौन सी है। निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियां, ठीक है। सर्वप्रथम बात करेंगे रेखीय, पहली शिलाकृति है वो कौन सी है, अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती, यानी पवन के अनुसार, यानी जिस प्रकार पवन चल रही है उसी प्रकार मरुस्थलीय मिट्टी का क्या करना, आगे बढ़ना। इस प्रकार के जो मरुस्थल किस प्रकार के बनेंगे, ये जो टीले हैं इनमें हवाएं एक ही दिशा से चलेगी, ठीक है, एक ही दिशा से हवा चलेगी, यानी कि अनुदैर्ध्य या रेख या पवनानुवर्ती में पूछे कि इस प्रकार के मरुस्थलीय टीलों में हवा किन दिशाओं से चलती है, तो हमेशा दिशा एक ही दिशा से क्या करेगी, पवन ही चलेगी। और ये मरुस्थल क्या है, इस पवन के अनुसार ही धीरे धीरे क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। यानी जिस प्रकार पवन चलती रहेगी उसी प्रकार ये मरुस्थल क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और इसी प्रकार ये आगे संरचना बनाते हुए रहेगा। तो ये किस प्रकार का, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय, यानी एक रेखा के अनुसार सीधा चलता रहता है। जिस प्रकार हवा इधर से चल रही है तो सामने जब मरुस्थल इसकी इधर वाली जो मिट्टी उठ गई यहाँ पे आ गई, फिर इधर वाली यहाँ पे आ गई, इधर वाली यहाँ आ गई, इधर वाली यहाँ आ गई, तो इस प्रकार ये क्या करता है, आगे ही गति करता रहेगा, किस प्रकार, पवन के अनुसार, यानी पवन के अवरोध में नहीं रहेगा बल्कि पवन के अनुसार रहेगा। अब इसमें एक बात और है, कारवा मार्ग, सॉरी कारवा, ये कारवा मार्ग क्या है, ये कारवा मार्ग वो है कि जब दो रेख के समानांतर बालों के स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, एक बालों का स्तूप ये समानांतर इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, और बीच में जो स्थलीय जो भूमि है, यानी बिना टीलों वाली जो भूमि है, जहां से ऊंटों के कारवा, ये शब्द ऊंटों के जो कारवा गुजरते हैं, ऊंटों के जो ऊंट गाड़ी वहां से जिस रास्ते से निकलती है उसको बोला जाता है कारवा मार्ग। जिन दो समानांतर रेख के बालू के स्तूपों के मध्य, जहां पे रेगिस्तान में ऊंटों के या ऊंट गाड़ी जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ होता है या जो रास्ता रहता है उसी को कहते हैं कारवा मार्ग। ठीक, किस प्रकार रहते हैं बता दो आपको। ये मान लीजिए को ये टीला है, एक ही टीला है,
यहां पर मान लीजिए एक टीला और है, लेकिन इन दोनों के मध्य जो जगह पाई जाती है, ठीक है, दो रेख के स्तूपों के मध्य जो जगह पाई जाती है जहां से ऊंटों के कारवा यानी काफिला भी बोल सकते हैं, कारवा बोल सकते हैं, जो गुजरते हैं यहाँ से, उसी को बोला जाता है कारवा मार्ग। यानी दो रेख के या दो समानांतर रेख के बालू के स्तूपों के मध्य जो ऊंटों के कारवा गुजरने के लिए या पे ऊंट गाड़ी गुजरने के लिए जगह होती है, उसी को कहा जाता है कारवा मार्ग। तो किस जो टीले किन टीलों के मध्य बनता है, रेख के या पवनानुवर्ती या अनुदैर्घ्य टीलों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया कारवा मार्ग। अब बात करते हैं जो अनुदैर्घ्य जो मरुस्थल है वो कौन सी जगह पाए जाते हैं। इनकी संरचना इसी प्रकार रहेगी। अब इनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मुख्यतः जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा, फिर बात करें यहां पर उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, और फिर बात करते हैं कौन सा, बीकानेर। बीकानेर में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य रेख या अनुप्रस्थ की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इनके और उदाहरण की बात करें तो इनके 3 उदाहरण और है। शीप, यानी कि इसकी सबसे प्रथम बात करें कि इनका उदाहरण बात करें, अनुदैर्घ्य रेख के जो पवनानुवर्ती बालू के स्तूप है, इनका उदाहरण बात करें, शीप जो है इन्हीं का उदाहरण है। फिर वनस्पति रेखीय, वनस्पति रेखीय बालू का स्तूप, वनस्पति रहित, जहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती। सी प्रकार में और देखे, यानी इसके 3 उदाहरण है। अनुदैर्घ्य रेखीय जो अनुप्रस्थ बालू के स्तूप है, रेखीय पवनानुवर्ती बालू का जो स्तूप है, इसमें सीप और वनस्पति जो रहित क्षेत्र है वो है। और तीसरा और करे पवन विमुखी, पवन विमुखी रेखीय, यानी कि अनुदैर्घ्य रेखीय या पवनानुवर्ती के 3 उदाहरण पाए जाते हैं। सीप, वनस्पति रहित जहां पे वनस्पति का आवरण नहीं है, यानी वनस्पति उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, वर्षा कम होती है। और पवन विमुखी रेखी, यानी पवन के विपरीत, यानी बात करें यहां से जब उठ के आ गया तो कुछ उसकी रेखा यहाँ पर बची हुई रह जाती है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का रह जाएगा, पवन विमुखी रेखी। तो ये 3 उदाहरण है किसके, अनुदैर्घ्य रेखी या पवनानुवर्ती के उदाहरण है सीप, वनस्पति रहित और पवन विमुखी रेखी। अनुदैर्घ्य यानी उनका अनुसरण करना, यानी कि अनुदैर्घ्य का मतलब होता है, या रेख या पवनानुवर्ती का मतलब होता है कि पवन के अनुसार पवन के साथ क्या करना, गमन करना। इस प्रकार के मरुस्थल बनते हैं किसमें, अनुदैर्घ्य, रेखीय और पवना। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ वाले जो बालू का स्तूप बनेंगे वह पवन का जो जहां से पवन चलेगी उसके विरोध में रहेंगे। जैसे उनके उदाहरण में बात करते हैं बरखा, पैराबोलिक, ये लगभग इसी के उदाहरण है। कारवा मार्ग की बात करें तो 2 रेखीय या अनुप्रस्थ बालू के स्तूपों के मध्य जो ऊंटों के जो काफिला या कारवा गुजरते हैं उसी को कहा जाता है कारवा मार्ग। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इस प्रकार के बालू के स्तूप इस प्रकार पाए जाते हैं कि इनमें जो हवा एक ही दिशा से चलती है, तो इनमें जो अवरोध के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। ये जो टीले इस प्रकार के पाए जाते हैं कि जैसे पवन इधर से आ रही है तो इनके जो सम्मुख वाला जो ढाल है, ये जो पवन के सामने वाला ढाल है, ये तो क्या रहेगा, तीव्र, और विमुख की जो ढाल है वो क्या रहेगा, निम्न, ठीक है। तो 2 प्रकार की संरचना इसमें इस प्रकार संरचना बनेगी। अनुप्रस्थ यानी उसके सामने खड़ा होना, यानी उसके सामने समकोण पे अनुप्रस्थ बालों का स्तूप, यानी कि क्या होता है, जो जिस तरफ से पवन चल रही है उसके सामने खड़ा होना है, उसका अवरोध करना, तो उसके अनुप्रस्थ यानी उसके सामने खड़ा होना। तो इसमें क्या करेगी, जब पवन इधर से चल रही है तो ये जो हवा है यहाँ से उठ के आगे गिर रही है, ये जो मिट्टी यहाँ से उठ के आगे गिरती रहेगी और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके जो किनारे है ना वो थोड़ा लंबे निकल जाएंगे, इसके मध्य वाली जो मिट्टी है इसका अपर्दन क्या होगा, सर्वाधिक रहेगा।
अगर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में अगर 11 में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन कौन सी जगह होता है, तो मध्य भाग में सर्वाधिक अपरदन होता है, सर्वाधिक अपरदन। और यहां पर बात करें शिराओं पे निम्न अपरदन, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार देखना है कि इसमें जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वह उसके समकोण में खड़े रहते हैं और मिट्टी का जो मध्य भाग से अपरदन अधिक होता है और शिराओं पे अपरदन क्या होता है, कम होता है। इनके क्षेत्र की बात करते हैं तो ये पाए जाते हैं पुंगल, बीकानेर, राउतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, यानी इनमें देखें तो पुंगल बीकानेर में पाए जाते हैं, राउतसर हनुमानगढ़ में, और जो सूरतगढ़ है गंगानगर में भी पाए जाते हैं। इनके साथ में और देखना चाहिए तो इसमें सरदार शहर है, सरदार शहर, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर, इस प्रकार के मुसल पाए जाते। राउत यानी पुंगल बीकानेर में, राउतसर हनुमानगढ़ में, जो सूरतगढ़ गंगानगर में, और सरदार शहर चूरू में, झुंझुनू और जोधपुर में इस प्रकार के मुसल पाए जाते हैं। किस प्रकार के, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब जो अगली जो बात करते हैं वो करते हैं किसकी, बरखान की। अब बात करते हैं बरखान की। बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। इनकी विशेषता सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है, तेज हवा के साथ गति सर्वाधिक, ठीक है। यानी कि बरखान बालू का स्तूपों क्या होता है, एक तो जो इनका गति है वो सर्वाधिक होती है अन्य बालू के स्तूपों के मुकाबले। और इनमें क्या होता है कि इनमें जो हवा अगर तेज चलती है तो अन्य टीलों के मुकाबले इसका स्थानांतरण बहुत ज्यादा होता है। और इस सर्वाधिक गतिशील होने के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वहां पर भी इसकी परत बिछा देने का उपजाऊ भूमि को भी क्या करता है, नष्ट कर देता है। कौन सा, बरखान बालू का स्तूप। इसकी संरचना की बात करें, संरचना किस प्रकार की बनती है, तो इसकी जो संरचना वही अनुप्रस्थ के अनुसार बनेगी, ठीक है। ये दो किनारे आगे की ओर निकलेंगे और बाकी का जो बीच में जो मिट्टी है वह हवा के द्वारा बीच से उठ के इधर गिरती रहेगी और इसका स्थानांतरण आगे की ओर होता रहेगा। इसका जो मध्य वाला जो क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक रगड़ मिलती है, यानी सर्वाधिक जहाँ पे रगड़ का स्थानांतरण होता है, और यहाँ पे जो स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं डांड या थली। तो बीच में जो स्थलाकृति बन से गर्तनुमा आकृति बन जाती है तो इसे कहते हैं डांड या थली। डांड या थली की बात करें कि किस मरुस्थल का इसका संबंध पाया जाता है, क्या किस टीली से इसका संबंध पाया जाता है, किस स्तूप से इसका संबंध पाया जाता है, तो बरखान से इसका संबंध पाया जाता है। इसकी जो आकृति है इसमें दोनों किनारे वही आगे की ओर निकले हुए रहते हैं और बीच में से जो मिट्टी है वो उठ के आगे की ओर गिरती रहती है। अब बरखान की एक विशेषता ये कि इसमें जो दोनों शीरे हैं वह सिंगों की बातें आगे निकले रहते हैं, दोनों शीरे सिंगों की भांति, सिंगों के जैसे आगे पवन के सम्मुख निकले हुए रहते हैं, ठीक है। और जो मध्यम वाला भाग है, भाग का सर्वाधिक अपरदन होता है। और जो मध्य भाग है पवनमुखी, सामान्य
पवन विमुखी तीव्र होता है। यानी इसका जो ये ढाल है ना सामने वाला, ये क्या होता है, इसकी रगड़ से सामान्य प्रकार का होता है। यानी इसका जो ढाल है वो किस प्रकार का रहता है, सामान्य। और जो इसका विपरीत वाला जो ढाल है ये क्या रहता है, तीव्र रहता है। तीव्र गति से इसका ढाल रहता है। ठीक है, ढाल किस प्रकार रहता है, तीव्र गति से। तो ये तो होता है तीव्र गति से और ये होता है सामान्य ढाल। और दोनों जो किनारे हैं वो सींग की भांति पवन के सम्मुख यानी पवन के सामने आगे की ओर निकले हुए रहते हैं। तो ये किस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है, बरखान बालू का स्तूप बनता है। अब इस बरखान बालू के स्तूप की देखिए कि कौन कौन सी जगह पाया जाता है। तो इसके जो क्षेत्र है वो अपने जो पोखरण है, पोखरण रामगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। और जो बालेरी रतनगढ़ चूरू, बालेरी रतनगढ़ चूरू में पाया जाता है। और इसकी बात करें गंगानगर में भी पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर, लूणकरण सर बीकानेर, और इसमें बात जोधपुर ग्रामीण में भी पाया जाता है, होशिया जोधपुर में भी पाया जाता है। किस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बरखान प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। यह बात होगी बरखान की पैराबोलिक अनुप्रस्थ। अब बात करें तारा बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू के स्तूप की आकृति किस प्रकार की रहती है, तारे के आकार की आकृति तारे के आकार की रहती है। बनने के कारण अनेक दिशाओं से हवा का चलना, यानी विभिन्न हवाओं से दिशाओं से क्या करती है, हवाएं चलती है। तो इस प्रकार की इसकी आकृति बनती है। इसमें हवाएं क्या रहती है, इधर से भी चलती 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 है। यानी कि हवा का कोई निश्चित क्रम नहीं है, यानी कि अनेक दिशाओं से हवाएं यहाँ पे चलती रहती है। इस प्रकार की हवाएं चलने से किस प्रकार के स्तूप का निर्माण होता है, बालू के स्तूप का, जो तारा प्रकार का जो बालू का स्तूप, इसका निर्माण होता है। इसमें एक बार इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो मोहनगढ़ व पोखरण, ये दोनों कौन सी जगह है, जैसलमेर में। और सूरतगढ़ गंगानगर में। इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर में, और एक कौन सा है, गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं पहाड़ी या नदी के जो किनारे सारे सारे बनते हैं, यानी नदी या बात करें पहाड़ी की, तो नदियों के व पहाड़ियों के किनारे विपरीत अनेक दिशाओं से चलने वाली हवाओं के कारण जैसे कि इनकी आकृति बनती है इस प्रकार की, फिर आगे निकल गया। यानी कि इनकी आपस में संरचना क्या जुड़ी हुई रहती है और आपस में जॉइंट होती है, साथ में ये क्या करते हैं, गमन करते हुए रहते हैं। तो नेटवर्क की तरह एक के साथ एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, और किसी नदी या किसी झील के सारे या तट के सारे सारे से नेटवर्क बालू का स्तूप बनते हैं। इनके क्षेत्र की बात करते हैं हनुमानगढ़ में और हिसार भिवाड़ी हरियाणा में। इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किस प्रकार के, नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नदियों, पहाड़ियों, किनारों पर अनेक विपरीत दिशाओं से या अनेक दिशाओं से चलने वाली हवा के कारण इनका निर्माण होता है।
और ये इनकी श्रृंखलाएं इस प्रकार बनती है कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं, नेटवर्क की तरह आपस में कनेक्ट रहते हैं। और इनका जो क्षेत्र हनुमानगढ़ में, हिसार, भिवाड़ी, हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पैराबोलिक, बोलिक या परवलयिक। तो परवलयिक बालू का स्तूप है। परवलयिक, या बात करें हेयरपिन, या आप अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करा तो बक्कल। तो महिलाएं बक्कल लगाओ और माता गवाई पे प्रकार की आकृति बने। और परवलयिक आकृति जो बनाए बा बरखान के एकदम उल्टी बनाए, बरखान के सम्मान ही बढ़े, लेकिन इनकी स्थिति है विश्व कायम ने उल्टी बढ़े, बरखान के सम्मान लेकिन बरखान के विपरीत। बरखान वनस्पति रहित रहते हैं और ये जो पैराबोलिक वनस्पति सहित रहते हैं। इनकी आकृति बनती है इस प्रकार की। यहाँ पर किसी पहाड़ी या वनस्पति द्वारा इनका क्या होता है, यहाँ पे सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर कठोर, मान लीजिए यहाँ पर कठोर चट्टानी है, तो इन दोनों शिराओं को कठोर चट्टानों द्वारा संरक्षण मिलने के कारण इनके जो पीछे का जो किनारा है इनका अपर्दन कम होता है, लेकिन मध्य भाग का अपर्दन अधिक होता है। मध्य भाग की जो पवन है इसको उड़ा के आगे की तरफ उड़ेलती रहती है। इसकी आकृति देखने में ऐसे लगती है, जो महिलाएं जो बालों में अंदर पिन लगाती है, हेयर पिन लगाती है, जिसे हम बोलते हैं बक्कल भी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, उस प्रकार की आकृति बनती है किसकी, पैराबोलिक की। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस स्तूप की आकृति हेयरपिन के समान होती है? तो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इसकी आकृति होती है बक्कल के समान है, हेयरपिन के अनुसार इनकी आकृति होती है किसकी, पैराबोलिक या परवलयिक की। ऐसे हेयरपिन भी इसे कहा जाता है। इनकी विशेषता देखिए, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक गंगानगर में, सर्वाधिक गंगानगर में पाए जाते हैं। कौन से, पैराबोलिक या परवलयिक, ठीक है, विशेषकर गंगानगर में। और फिर बात करें इसकी वैसे बिखरे हुए रूप में संपूर्ण मरुस्थल में, मरुस्थल में बिखरे हुए रूप में, ठीक, यानी कि सभी मरुस्थल में रहते हैं, लेकिन खासकर इसका जिले की बात करें तो गंगानगर के सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से, पैराबोलिक या परवलयिक या हेयरपिन के समान जो मरुस्थल पाए जाते हैं गंगानगर में पाए जाते हैं, लेकिन बिखरे हुए रूप में संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी बात करें तो ये वनस्पति सहित होते हैं और बरखान होते हैं वनस्पति रहित, वनस्पति रहित होते हैं। और ये जो पैराबोलिक या परवलयिक है वनस्पति सहित होते हैं, इसमें वनस्पति भी इसमें होती है। इसमें बात करें, ये जो डाल है तो कैसा रहता है, तीव्र रहता है, और ये डाल कैसा रहता है, सामान्य, ठीक है। ये दो शिरे हैं किसी चट्टान के या कठोर चट्टानी क्षेत्र, या बात करें किसी पेड़ के सहारे या किसी वनस्पति के सहारे, इनकी किनारों को संरक्षण मिलता है। और मध्य वाली जो हवा है, जो मध्य वाली भाग, इसको हवा यहाँ से उड़ाकर आगे की ओर उड़ेलती रहती है। तो ये जो भाग है तीव्र, और ये भाग के साथ हो जाता है इसका सामान्य हो जाता है किसका, परवलयिक या पैराबोलिक का। अब बात करते हैं नेबखा, सॉरी नेबखा। इस प्रकार के बालू का स्तूप उस जगह पाए जाते हैं जहां पर झाड़ियां होती है। जैसे मान लीजिए कोई झाड़ी है यहाँ पे, तो इसके मध्य क्या रहती है, जब चारों तरफ से जब हवाएं चलती है तो इनके मध्य में इनके अवरोध के कारण जो मिट्टी है वो आके इकट्ठा हो जाती है, धीरे 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 मिट्टी के संपूर्ण भाग को ढक लेती है। इस प्रकार के जो स्तूप बनते हैं नेब का स्तूप बनते हैं, यानी कि झाड़ी के संरक्षण से बनने वाले जो स्तूप किस प्रकार के होते हैं, नेब का स्तूप होते हैं। यहाँ तो मरुस्थल से झाड़ी ढकी गई, इसके फिर ऊपर ये झाड़ी उगना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वापस इसको बंद कर लेगी। तो इस प्रकार के जो स्तूप बनेंगे किसके, नेब का प्रकार के स्तूप बनेंगे। और इस प्रकार के जो स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में हर जगह, करीब करीब हर जगह में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के, नेब का बालू का स्तूप। अब करते हैं सब्र कोपीज। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वह झाड़ियों में, वह घास के झुंडों में,
घास के झुंड में देखने को मिलते हैं। आकृति सेम इसी की तरह रहेगी नेम के अनुसार ही। और इनका क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? सब्र कॉपीज और नेपका बालू का स्तूप। अब बात करते हैं सीप की। सीप का मैंने उदाहरण बताया था किसमें? रेख या बालू के स्तूप में। इनकी एक भुजा होती है, एक भुजा निकली हुई रहती है इसकी, किसकी? सीप की। और रेख या बालू का स्तूप समानांतर पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र की बात करते हैं इसमें चोरू है, जोधपुर है, और बात करें जैसलमेर, ये बालू के स्तूप पाए जाते हैं। किस प्रकार के? सीप जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं चोरू, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में। यानी चोरू है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक इनकी बात करें, सर्वाधिक चोरू और बीकानेर में पाए जाते हैं। और फिर बात करें क्षेत्रों की, जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब बात करें अवरोध, अवरोधी बालू का स्तूप। ये जो बालू के स्तूप है किसी चट्टान का या किसी पहाड़ी का अवरोध आने के कारण इनका निर्माण होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कोई खड़ी चट्टान है, हवाएं इधर से आ रही है, तो इसके अवरोध के कारण यहाँ पर जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो जमा हो जाएगी धीरे 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 ऐसे होती है। यहाँ पे कैसे हो जाएगी? मिट्टी जमा हो जाएगी। यानी किसी अवरोध के कारण जो मिट्टी जमा हुई है, ठीक है, तो ये जो मिट्टी जमा हुई है पवन के अवरोध के सामने किसी पहाड़ या कठोर चट्टान के आने के कारण जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, और यहाँ से जो बलुई मृदा वो इकट्ठी होने से यहाँ पर जो संरचना बनी वो किस प्रकार की बनी है? अब अवरोधी बालू के स्तूपों की। इस प्रकार के जो स्तूप पाए जाते हैं वो सभी या संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के? अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर बात करें अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू के स्तूप क्या होते हैं? आधे चंद्रमा के जिस समान पाए जाते हैं, और इनकी जो मोटाई है वो सबसे कम होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है मध्य की वो सर्वाधिक होती है। इस प्रकार के जो स्तूप पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं नदियों के किनारे, झीलों के किनारे। किस प्रकार के? अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं ये मोटाई में पतले होते हैं, लेकिन इनकी जो चौड़ाई वो सर्वाधिक होती है, लंबाई में सर्वाधिक होते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नदियों के या झीलों के सहारे पाए जाते हैं। और मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में जैसे बात करें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में ये बिखरे हुए रूप में अर्धचंद्राकार, या बात करें इसको नवचंद्राकार भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार जो बालू का स्तूप है झीलों के या नदियों के किनारे पाए जाते हैं, या नवचंद्राकार बालू का स्तूप। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? संपूर्ण मरुस्थल में। अब बात करते हैं कि योजना है मरु विकास कार्यक्रम। कब चला गया था ये? 1977 से 1977-78 के अंदर। और जो योजना की बात करें तो किसकी है? केंद्र सरकार की। इसमें जितना भी जो व्यय होता है वो सब किसका होता है? केंद्र सरकार की होता है। और राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिलों में कार्यरत है, कार्य कर रही है। कौन सी योजना? मरु विकास कार्यक्रम। जो राजस्थान के 16 जिले हैं, इन संपूर्ण 16 जिलों में कार्य कर रहे हैं कौन सी? मरु विकास कार्यक्रम। ये कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78 से। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1977 से 78 में। इसके पूछे जाते हैं कौन सी जिलों में कार्यरत है? मरुस्थलीकरण के जिलों में कार्यरत है। और वर्तमान में इसमें कितने जिले? 16 जिले आते हैं। ये योजना किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की? तो ये योजना है किसकी? केंद्र सरकार की। संपूर्ण जो बजट है वो कौन व्यय कर रही है? केंद्र सरकार इस पे व्यय कर रही है। आज की क्लास में हमारे जो मरुस्थलीय जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं इनको लेकर हमारी जो चर्चाएं कंप्लीट हुई है।
कल की क्लास में देखेंगे जो जो अपने जो बालू के स्तूप युक्त जो प्रदेश था इसकी कंप्लीट चर्चा होगी। अब बालू के स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, जैसे उसमें कुछ हिस्सा जोधपुर का है, बीकानेर का है, कुछ जोधपुर का है, वो हिस्सा है, उसका 41.5% हिस्सा पाया जाता है, उसकी चर्चा और करेंगे। आज तक की क्लास में हमारे जो बालू का स्तूप है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उसकी चर्चा हमारी कंप्लीट हुई है। कल की क्लास में देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो कौन सा है, और इसके बाद में फिर देखेंगे कि राजस्थान में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वह कौन सा है। उसके बाद में कुछ शब्दावलियां आएगी, जैसे तल्ली है, मरो है, नाडी है, या बात करें पेडिमेंट है, बजादा है, पलाया है, ये क्या है शब्दावलियां, इनका महत्व क्या है, इसके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक के लिए क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।